जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी और आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर मुझे। सुना है बहुत सस्ता है खून यहाँ, सुना है बहुत सस्ता है खून यहाँ, एक बस्ती है जिसे लोग भारत कहते हैं। आज मैं आपसे फिर वही एज़ यूजुअल बात करना आई हूँ जो मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन आज भारत के अंदर बहुत बड़ा कांड हो गया है, या ये कहिए कि हमारा जो भगवा हिटलर है योगी, उसके यूपी में बहुत बड़ा कांड हो गया है। आपको मालूम होगा कानपुर, इस वक्त यूपी का जो कानपुर कभी चमड़े के लिए मशहूर होता था, वो एनकाउंटर के लिए, गुंडागर्दी के लिए, दादागिरी के लिए, रेप के लिए, इसके लिए मशहूर हो रहा है। आज ही वहाँ पर 8 पुलिस वालों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और कत्ल किसने करा? किसने करा कत्ल? आपको पता है किसने कत्ल करा? आपसे मैं पहले कहती चली आ रही हूँ कि बीजेपी जो है वो 4 बेटियां पैदा करके बैठी है। नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, मंदी और बेरोजगारी। हम बड़े परेशान थे कि विकास पुत्र कब पैदा होगा, तो फाइनली विकास पुत्र पैदा हो गया यूपी में। हिटलर का यूपी जो है उसमें विकास दुबे नाम का विकास पुत्र पैदा हो गया, जो भगवा आतंकवादियों का विकास है। इस विकास दुबे ने आज 10-8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया और 6-7 को इतने तक पहुंचा दिया कि शायद ही वो बचे, इतना उनको जख्मी कर दिया। और कमाल की बात यह है, जिस विकास दुबे ने इन पुलिस वालों को शहीद करा, उस विकास दुबे का ये पुलिस एनकाउंटर करने आई थी। और ये जो झुटलर है हमारा, हिटलर है आतंकवादी है हमारा, इसने क्या एंगल देने की कोशिश करी? इसने ये कहा कि बहुजन का लीडर है, बहुजन से मिला हुआ था विकास दुबे, विकास पुत्र, बीजेपी का विकास पुत्र, या फिर मुलायम सिंह से जोड़ने की कोशिश करी। लेकिन ये वैसलीन के ढक्कन जो इनके खुलते हैं गोबर भक्तों के, ये भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया भी कोई चीज़ है, कोई चिड़िया है जो सेकंडों में बातें उड़ा देती है, सेकंडों में ट्रोल कर देती है। लोगों ने विकास पुत्र को कंगाला, भारत के विकास पुत्र को कंगाला, आरएसएस के विकास पुत्र को कंगाला। नजर आया उसके तार योगी से जुड़े हुए थे, वो योगी का पालतू था, योगी का बायां हाथ था, योगी के साथ अनगिनत फोटो हैं। और योगी के साथ ही नहीं, उमा भारती के साथ भी उसके तार जुड़े हुए नजर आए। और कमाल की बात यह है, उसके ऊपर 60 केस थे और वो हिस्ट्री शीटर था। हिस्ट्री शूटर था, उस पर 50,000 का इनाम भी था, लेकिन उसको आज तक नहीं पकड़ा। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी की गोद में बैठा था, वो आरएसएस के छत्र छाया में पल रहा था। अगर यहाँ पर कोई दलित होता, अगर यहाँ पर कोई मुसलमान होता, तो सिर्फ एक चिकन की बोटी में ही उसको जेल में डाल देते कि तू गाय खा रहा था, तूने गाय को मारा, हमारी मैया को मारा, हमारी सैया को मारा। और यहाँ पर ये जो कातिल था, थाने में जाके इसने कत्ल करा था जब वाजपेयी की हुकूमत थी, तब से ये था और तब से ये बीजेपी की गोद में पल रहा था। और कमाल की बात ये देखिए, एक पुलिस वाला, लॉकडाउन इसकी मिसाल है कि एक पुलिस वाला 200 मुसलमानों को मारता पीटता नजर आ रहा है, कंट्रोल करता नजर आ रहा है, और दलितों को मारता नजर आ रहा है। और उफ नहीं कि उन दलितों ने या उन मुसलमानों ने पलटकर उस पुलिस वालों को हाथ भी लगाया हो। सिर्फ एक पुलिस वाला लाठी से 200 लोगों को कंट्रोल करता हुआ नजर आया लॉकडाउन में। और ऐसी एक नहीं, हजारों वीडियो वायरल हुई जिसमें वो लाठियां भांजते हुए नजर आए। और यहाँ कमाल की बात देखिए कि पूरी पुलिस फोर्स जाती है, बंदूकें लेकर जाती है, हथियार लेकर जाती है, और ये मोदी जी का विकास पुत्र जो है विकास दुबे 8 पुलिस वालों को शहीद कर देता है और 7 को इतना पहुंचा देता है कि वो बिस्तरे मर्ग पर आखिरी सांसें गिन रहे हैं, और विकास पुत्र जो है आराम से रफू जाता है। ये वही विकास पुत्र है और ये वही यूपी है जिसका गुणगान हमारे मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले ही करा था कि यूपी की तारीफों में ज़मीन आसमानी मिलाई थी, अलाबे मिलाई थी कि ये है, इस तरह करता है योगी, योगी यूं है, योगी फू है। बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था तुमने। इस वक्त जो यूपी है तुमने क्रिमिनल का अड्डा बना दिया, आतंकवाद का अड्डा बना दिया है।
दलितों को, मुसलमानों को तुम पकड़ पकड़ के चुन चुन कर मार रहे हो, उनकी बेटियां उठा रहे हो, उनकी प्रॉपर्टी को फूंक रहे हो, लेकिन इनको कुछ नहीं कह रहे। ये जो तुम्हारे आतंकवादी हैं, जो तुम्हारी गोद में पले हुए, इनको तुम कुछ नहीं कह रहे। कानपुर को देखिए, कानपुर कितना बदनाम कर दिया। चाहे वो सेंघर हो, सेंघर ने क्या करा था, दलित के साथ, लड़की के साथ बलात्कार करा था, पूरे खानदान को मरवा दिया था, वो भी खनन माफिया था। दिव्या अवस्थी बीजेपी की लीडर, उसने अभी 2-4 दिन पहले ही एक रिपोर्टर को मरवाया, वो भी गुंडी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अभी आपने देखा शेल्टर होम में, बालिका गृह में लड़कियां जो थी वो 30-40 प्रेग्नेंट पाई गई और बहुत सारी जो थी वो HIV पॉजिटिव पाई गई। कोई कार्रवाई नहीं। जो रिपोर्टर, जिस रिपोर्टर ने ये वाली बात लीक करी थी, उल्टा उनको ही पुलिस थाने में ले जाकर मारपीट करी गई। और आज भारत का विकास पुत्र, RSS का विकास पुत्र, इन्हीं पुलिस वालों को शहीद करके आराम से चला गया। सरहदों पे ये फौजियों को एनकाउंटर करवा रहे हैं, चाइना से कह रहे हैं शहीद कर दो। सरहद के अंदर ये पुलिसों को शहीद करवा रहे हैं अपने गुंडों से, अपने पालतुओं से, RSS के पिल्लों से, नारंगी पिस्सुओं से। और विकास पुत्र, वाह मेरे विकास पुत्र, इसको कहते हैं भारत का विकास, इसको कहते हैं डिजिटल इंडिया। हमारे मोदी जी भक्तों के भगवान आज लद्दाख गए। लद्दाख में कोई जगह ढूंढ ली होगी जहां पर देखा होगा चाइना नहीं है। शक्ल से बड़े डरे डरे लग रहे थे। 15-20 मिनट का भाषण दिया। हम भी परेशान कि शायद आज कोई अच्छी इत्तला मिल जाए। वैसे उम्मीद मुझे तो ज़रा सी नहीं थी कि कुछ मिलेगी। दिल को क्या ना, दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि हो सकता है एक ऐसा सेंटेंस मार दें जिससे हमारा दिल खुश हो जाए। लेकिन भाई मजाल नहीं है, मजाल नहीं है। चाइना के एजेंट ने चाइना का नाम भी लिया हो, बस मुक्के लहराते रहे, मुक्के लहराता रहे भक्तों के भगवान। कुछ नहीं बोला गया, कुछ भी नहीं बोला गया। चाइना का जिक्र तक नहीं करा, नेपाल तक का जिक्र नहीं करा। और जिस गलवाहल झील को, गलवाहल वैली को ये अपना कहते हैं, वहां जाने की हिम्मत तक नहीं हो। जाएंगे कैसे? जब वो हमारे पास होगी जब ही तो जाएंगे। वो तो हमारे हाथ से जा चुकी। लद्दाख का भी कुछ एरिया होगा जहाँ पे जाके इन्होंने अपना हेलीकॉप्टर उतार दिया होगा। लद्दाख में तो खुद चाइना बैठा है। और जैसे ही इन्होंने मुक्के लहराने शुरू करे, उसी वक्त चाइना का जो इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट आनी शुरू हो गई, चाइना का जो अलर्ट हो गया। और उन्होंने ये कहा कि ज़्यादा चूँ-चाँ मत करना, ज़्यादा ड्रामे मत करना, ज़्यादा अमेरिका के साथ वो मत करना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है, जंग के लिए तैयार रहो। ये सारा का सारा चक्कर मैंने आपको बताया था। फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फिंगर हैं, जिसमें से 8 7 6 5 चाइना के पास हैं। अब चाइना चाहता है कि फिंगर 4 भी वो ले ले, छीन ले, कब्जा ले। और वहाँ पर इस वक्त हमारी भारतीय सेना जो है वो तैनात है। यही वजह है चाइना ड्रामे करे जा रहा है, चाइना इनको धमकियां दिए जा रहा है, चाइना इनके साथ सब कुछ करे जा रहा है। लेकिन ये चाइना का नाम लेने को तैयार नहीं है। ये UNO में बात उठाने को तैयार नहीं है कि चाइना हमारे साथ किस तरह ड्रामे कर रहा है। कितने बुरे दिन आ गए हमारे कि ये भगवा आतंकवादी फौज को मरवा कर सियासत करते हैं, देश के अंदर पुलिस को मरवा कर सियासत करते हैं। मैंने पहले भी आपको कई बार अपने वीडियोस में बताया था। मैंने इन पुलिस वालों को बोला था कि बेशक वर्दी गवर्नमेंट की है, लेकिन अंदर से तुम इंसान हो। तुमने बहुत जुल्म करे, बहुत मासूम दलितों को मारा, बहुत मासूम लाठियों से तुमने सर फाड़ फाड़ के अभी लॉकडाउन में सबको ऊपर की हवा खिलाई। बहुत सारे जो अभी NRC में तुमने UP में झगड़े करे थे, डायरेक्ट तुमने मुसलमानों के गोलियां मारी थी। मत करो इतना जुल्म, क्योंकि जो तुम पे जुल्म करवा रहे हैं वो तुम्हारे कभी नहीं होंगे। वो अपने बाप के सगे नहीं हैं तो वो तुम्हारे सगे कैसे हो जाएंगे? अमेरिका की मिसाल है कि अमेरिका में ट्रंप ने मिलिट्री को और फौज को ऑर्डर दे दिया कि गोलियां मार दो, पब्लिक को गोलियां मार दो। और वहां की फौज ने कह दिया खबरदार, मुंह बंद रख, शूट योर माउथ, बकवास बंद कर, ये हमारे लोग हैं, हम इन्हें गोली नहीं मारेंगे। इसको कहते हैं इंसानियत। वर्दी बेशक गवर्नमेंट की हो, लेकिन अकल अपनी चलाए कीजिए। आप उसको पहनते वक्त क्या कसम खाते हैं? क्या आप पब्लिक की खिदमत करेंगे, आप पब्लिक का साथ देंगे? ना कि ये क्या आप गुंडों का साथ देंगे, आप गुंडागिरी करेंगे।
तो अब गिरेबान में पुलिस वालों के हाथ पहुंच चुका है। अब पुलिस वाले भी मरना शुरू हो गए हैं, या इस भगवा आतंकवादी जो सरकार है इसने मारना शुरू कर दिया हो। चाहे वो बुलंदशहर हो, जब इस्तेमाल था तो तब भी वहाँ पे इन्होंने भगवा आतंकवादियों ने उन्हीं की सर्विस रिवॉल्वर लेकर उनको शहीद कर दिया था। मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद कल के लाइव में भी मैंने बताया था कि महाराष्ट्र में इनकी नज़र है। सारा पैसा जो इन्होंने पीएम केयर फंड में धोखे से जमा कराया, लूटा है, अब इनको चुल लग रही है कि महाराष्ट्र की हुकूमत किसी तरह गिराई जाए। कभी वहाँ पालगांव का मासूम साधुओं को मार देते हैं, कभी कुछ करते हैं, बस किसी भी तरह वहाँ की हुकूमत गिर जाए। अभी 3-4 दिन पहले वहाँ पर एक मस्जिद नूर है, मस्जिद नूर, वहाँ पर सोनिया निगम पहुँच गई। अब आप कहेंगे सोनिया निगम कौन? भाई आपको याद होगा 3 साल पहले सोनू निगम नहीं है, वल्ला खबीसी जो दुबई जाकर फंस गया था, जिसको भारत में अजान से प्रॉब्लम हो रही थी और सऊदी में जाकर, दुबई में जाकर क्या कह रहा था वो, माशाल्लाह बड़ी अच्छी अजानें, बड़ी प्यारी लगती है। और क्या बोला था उसने, वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा, यानी अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे दे और जिसको चाहे जलील कर दे। यानी वहाँ जाते ही वो वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा कर रहा था और अजान को कह रहा था माशाल्लाह कितनी प्यारी आवाज़ है। वही सोनू निगम जिसको भारत में अजान की आवाज़ पे मौत आती थी और कह रहा था इसको बैन करो, तो इसी की बहन सोनिया निगम जो है एक मस्जिद में पहुंच गई और ड्रामे करने शुरू कर दिए कि अजान बैन होनी चाहिए। ये सारा इनका ड्रामा चल रहा है कि किसी भी तरह भारत में मस्जिदों को बैन कर दिया जाए, मस्जिदों में ताले डाल दिए जाएं, ताकि यहाँ मज़हब को हम ख़त्म कर सकें, मुसलमानों को ख़त्म कर सकें, इस्लाम को ख़त्म कर सकें। जैसे अभी आपको पता है हमारी बकरीद आने वाली है। बकरीद का नाम आते ही जानवरों की मोहब्बत जाग गई इन आरएसएस के नारंगी पिस्सुओं में कि भाई जानवर जो होते हैं जीव होते हैं, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। जय श्री राम का नारा लगा के मुसलमानों को मार दो, वो जायज़, लेकिन जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। क्यों? तुम मुर्गा नहीं खाते, मुर्गा जीव नहीं होता। तुम मछली नहीं खाते, मछली जीव नहीं होती। तुम खिंजीर नहीं खाते, वो खिंजीर जीव नहीं होता। और भाइयों, भारत में मुर्गा सबसे ज़्यादा महंगा इनकी वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में नॉन मुस्लिम मुर्गा खाते हैं या बीफ खाते हैं। जब भी इनके नवरात्रे आते हैं तो पूछो भैया मुर्गा जो है 70-80 रुपये किलो क्यों हो जाता है? वैसे तो 220-260 चलता है। सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए तुम ड्रामे करते हो। और आपको बताऊं, दुनिया का नंबर 3 बीफ एक्सपोर्टर भारत है। दुनिया में 3 नंबर पे आता है जो बीफ एक्सपोर्ट करता है। और 4 बड़ी कंपनियां हैं जिनके नाम सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। पहली है अल कबीर, नाम सुनिए, अल कबीर, कंफ्यूज हो जाओ कि मुसलमान की है। और इनके मालिक कौन है? मिस्टर सतीश, बीफ एक्सपोर्टर। दूसरी है अरेबियन एक्सपोर्ट, इसके मालिक कौन? मिस्टर अतुल कपूर, ब्राह्मण। क्या सप्लाई करते हैं? बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। वहाँ पर हत्या नहीं होती और ये ज़्यादातर गाय का बीफ सप्लाई करते हैं। नंबर 3 पे आता है MKR फ्रोज़न एक्सपोर्ट, इसके मालिक कौन है? मिस्टर मदन। क्या एक्सपोर्ट करते हैं? बीफ, उसमें गायें भी होती हैं। नंबर 4 पे आता है PML इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट, इसके मालिक कौन है? मिस्टर SA बिंद्रा। और ये सारे के सारे जो हैं वो नॉन मुस्लिम हैं या ब्राह्मण हैं। और मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर जो है गाय का और भैंस का बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। मुसलमान मुर्गा खाता है तो गाय बन जाती है, और इन्हीं के ये लोग गाय को एक्सपोर्ट करते हैं तो गाय नज़र नहीं आती इनको। इनकी नॉलेज ज़ीरो हो जाती है। इनके जो गोबर भक्ति है, जो इनके भेजों में गोबर भरा हुआ है, इन्हें कुछ नज़र नहीं आता है। सिर्फ जय श्री राम का नारा लगवाकर मुसलमानों को मरवा लो कि गाय काटिए, गाय ये करा, गाय वो करा, गाय धमाका करा है। और आपको एक और मज़े की बात बताऊं, भारत में जितनी भी लेदर एक्सपोर्ट की कंपनियां हैं वो ज़्यादातर जो है वो ब्राह्मणों के ही पास हैं। और एक तो है काओ स्किन एक्सपोर्ट, जो गाय की खालों से बनाती है, और वो मुर्दा खाल नहीं होती, वो बिल्कुल ज़िंदा गायों को सेक्रीफाई करा जाता है, कुर्बान करा जाता है। क्योंकि अगर मुर्दा गाय होगी, कोई सड़क पे पड़ी भी मिलेगी तो उसका चमड़ा ऐंठ जाता है।
तो ये सेक्रीफाई करते हैं, कुर्बान करते हैं, फिर उसके चमड़े से पर्स, जूते, लेदर, बेल्ट जो बनती हैं वो सब बनाते हैं। उस वक्त इनको अपनी माँ नज़र नहीं आती, उस वक्त इनको नज़र नहीं आता है कि इनके भाई इनकी माँ के साथ क्या कर रहे हैं। अभी आप देखिए कश्मीर के क्या हालात हैं। कश्मीर में जब दफ़ा 370 हटाई थी तो क्या बोला था भक्तों के भगवान ने कि कश्मीर से आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। कितना बढ़िया आतंकवाद ख़त्म हुआ। कश्मीर से कैसा आतंकवाद ख़त्म हुआ, जैसे नोटबंदी करके भारत से आतंकवाद ख़त्म हो रहा था, है ना, ऐसे ही कश्मीर से 370 हटाकर आतंकवाद ख़त्म हो रहा था। उसके बाद आतंकवाद तो ख़त्म नहीं हुआ, वहाँ से इंसानियत ख़त्म कर दी इन्होंने। 4 महीने वहाँ पर डेटा नहीं दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, फ़ोन बंद कर दिए, दुकानें लॉक कर दी, और जितने वहाँ पर लोग नहीं थे उससे ज़्यादा इन्होंने वर्दी में आरएसएस की घुसा घुसा कर आरएसएस वाले वहाँ उतार दिए। जाओ तुम्हें छूट दी, मारो काटो लूटो कुछ भी करो, क्योंकि इंटरनेट तो बंद था। हमें कैसे पता चलता कि कश्मीर में क्या हो रहा था? इसलिए तो इंटरनेट बंद करा गया था कि जाओ वहाँ की लड़कियों को लूट लो, दुकानों को आग लगा दो, मर्दों पे जुल्म करो, है ना। क्योंकि जब आतंकवाद ख़त्म हो रहा था तो आज तक कश्मीर पनपा क्यों नहीं? रोज़ाना वीडियो वायरल अब होती हैं, क्योंकि अब वहाँ पर नेट शुरू हो गया कि कभी किसी के 40 मकान जला दिए, कभी किसी के 50 मकान जला दिए। क्यों? हमारी आर्मी क्या इतनी गिरवी हरकत कर सकती है? ये आरएसएस के पिल्ले हैं, दल्ले हैं, पिस्सू हैं। ये वही ऑरेंज पिस्सू हैं जिन्होंने दिल्ली दंगों में पुलिस की वर्दी पहनकर, आर्मी की वर्दी पहनकर मुसलमानों को मारा काटा था। ये वही ऑरेंज पिस्सू हैं जो कश्मीर में घुसे हुए हैं और कश्मीरियों की ज़िंदगी तंग कर रहे हैं। अगर कश्मीर हमारा अटूट अंग है तो आप इस तरह उसको दुश्मनी से लेंगे, मोहब्बत नहीं दिखाएंगे। अभी सारे पिल्ले आएंगे, कहेंगे पत्थर मारते हैं, कश्मीरी पत्थर मारते हैं। पत्थर मारते हैं, जब तुम जुल्म करोगे, तुम गोली मारोगे तो वो पत्थर भी नहीं मारे हैं। तुम ही तो कह रहे हो पत्थर मारते हैं। तुम ही हाथ अगर ऐसे भी उठा रखा, पत्थर टैग कर दो, बना लो, फोटोशॉप में जाके बना दो। तुम्हारा तो आईटी सेल 45 लाख इसी पे तो काम कर रहा है कि मुसलमानों को किस तरह तुम आतंकवादी दिखाओ, इसलिए तो काम कर रहा है ना। अभी 3-4 दिन पहले एक बच्चा अपने दादा के साथ कहीं जा रहा था और ये फर्जी आर्मी, ये जो आरएसएस के नारंगी पिस्सू हैं, वो उनको रोकते हैं। उसी बच्चे के सामने उनके सीने में गोलियां ठोक देते हैं और उन पर चढ़कर खड़े हो जाते हैं। उस बच्चे को इतना भी नहीं पता कि मेरे दादा मर चुके हैं। 3 साल का मासूम बच्चा, वो बेचारा हैरान होता है, फिर अपने दादा की छाती पे चढ़कर बैठ जाता है और ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। उस बच्चे से कोई भी सवाल करो, वो यही कहता है कि पुलिस ने मेरे दादा बड़े पापा को मार दिया। बच्चे तो झूठ नहीं बोलते। 3 साल के बच्चे को क्या पता पुलिस क्या होती है। अभी आएंगे नारंगी पिस्सू, कहेंगे तू हमारी आर्मी को गाली दे रही। मैं आर्मी को गाली नहीं दे रही, पिस्सू मैं तुम्हें कह रही है। तुम हो ये आरएसएस की नाजायज औलादे, तुम हो। ये नागपुर का हेडक्वार्टर वहां शिफ्ट हुआ है, सारे के सारे कमीने वहां मरे पड़े हुए हैं। तुम हो इस वक्त भारत के असली गद्दार, भारत के असली आतंकवादी, नारंगी पिस्सू। जय श्री राम का नारा लगा के तुम सांड बन जाते हो। जैसे सांड को नहीं दिखाते, ऑरेंज कपड़ा दिखाओ और वो सांड बावला हो जाता है, इसी तरह तुम बावले हो रहे 95 साल से। तुम यहाँ भारत का खून करने पे लगे पड़े हो, मुसलमानों के दुश्मन हो, दलितों के दुश्मन हो। क्यों? दलितों ने तुम्हारा क्या करा है, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा दलितों ने? मुसलमानों को कहते हैं हलाला गल, ये गल वो गल। तुम क्या हो? द्रौपदी तो याद होगी या भूल गए? कितनों की बीवी थी एक ही वक्त में? याद है कुछ कितनों की बीवी थी, या वो भी मैं बताऊं? हमें हलाला गल कहते हो। अपने मजहब को भी उठाकर देख लो, दूसरों के मजहब के बारे में भौंकने से पहले कि तुम क्या हो। और दलितों को, हाय दलित को कुछ मत कह, दलित हमारे हैं, तुम्हारे हैं दलित। हम मुसलमान हर कौम के, शिया सुन्नी कोई भी हो, सैयद मुगल पठान जुलाए झोज कुछ भी हो, एक ही मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लेते हैं। तुम बता दो कौन सा दलित तुम्हारे मंदिर में चढ़ता है? बताओ, एक मिसाल दे दो। तुम तो दलितों को मार देते हो, इवन वो बेचारे जिसका भी मंदिर बनाते हैं वो जाकर तोड़ देते हो। और बेचारे दलित, ये वही दलित हैं जो मंदिर बनाते हैं। क्यों? मजदूरी का ब्राह्मण करते हैं। मंदिर को बनाता दलित है, मजदूर दलित ही करता है। मजदूरी वो करता है, बनाता वो है, और मंदिर में जाने की इजाज़त भी दलितों को नहीं है। क्यों? जब वो मंदिर बना रहा था तो मंदिर के अंदर नहीं जाता, अंदर जो सब काम होता है तो मंदिर के अंदर घुसा नहीं होता।
ये ड्रामे हैं। दलितों को हिंदू की कैटेगरी में मानते हैं लेकिन मंदिरों में चढ़ने नहीं देते। दलितों की लड़कियों को मान ले गनीमत उठा उठा कर ले जाते हैं। बिहार की मिसाल सामने है। ये जितने भी शेल्टर होम हैं गरीब, इनमें बच्चियां रहती हैं, दलित समाज की तो रहती हैं। ये तुम्हें नज़र नहीं आती? तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हारी पोतियां हैं, कौन उठा कर लेके जाता है? मुसलमान उठा कर लेके जाते हैं क्या? सरदार उठा कर लेके जाते हैं? ईसाई उठा कर लेके जाते हैं? तुम उठा कर लेके जाते हो नारंगी पिस्सो, तुम उठा कर लेके जाते हो आरएसएस के दल्ले पिल्लो तुम। चिन्मयानंद तो सबको याद होगा। चिन्मयानंद कॉलेज चलाता था, मेडिकल कॉलेज, और जिस मेडिकल कॉलेज को चलाता था 100% वहाँ पर हिंदू लड़कियाँ पढ़ती हैं। और उसका क्या आलम था? रोज़ाना 5-6 लड़कियों को बुलाता था और उनको यूज़ करता था, उनके साथ रातें गुजारता था। एक लड़की ने बड़ी हिम्मत करी, उसने अपने चश्मे में यहाँ पर कैमरा लगाया, चिन्मयानंद की पूरी सेक्स वीडियो बनाई और वायरल कर दी। रिजल्ट मालूम है क्या हुआ? उस लड़की को पकड़ के जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि चिन्मयानंद के पास इन सब भक्तों की फाइलें हैं, सब नेताओं की फाइलें हैं, क्योंकि वो लड़कियां नेताओं में भी सप्लाई होती हैं। सारे काले चिट्ठे आरएसएस के, बीजेपी के उसके पास हैं। इसलिए चिन्मयानंद को इतनी इज्जत दी गई, उस पर हाथ नहीं डाला गया, अपने रेपिस्ट भगवान को, भगवा को कुछ नहीं बोला गया। और बात करते हैं हलाला की, मुसलमानों का मुकाबला करते हैं। अबे नारंगी पिस्सुओ, तुम मुसलमान की पैर की जूती के बराबर नहीं हो। हरामखोरो, तुम भारत के असली गद्दार हो, सबसे बड़े आतंकवादी हो। तुम हो क्या? करा क्या है तुमने? हिंदुस्तान पाकिस्तान गायें गोबर, हिंदुस्तान पाकिस्तान गायें गोबर। कोई फैक्ट तुम्हें समझ में आता है? जो तुमसे अकल की बात करे वहीं तुम गालियां सूतने आ जाते। इतने बेशरम, इतने खबीस, इतने 101 बाप की नाजायज औलादे हो तुम। अपने भगवान का फोटो लगाते हैं और नीचे सेक्स की क्लिप मुझे सेंड करते हैं कि देख हम तेरा हाल ये करेंगे अहमद निज़वी, हम तेरा रेप कर लेंगे। अपना एड्रेस बता। हराम खोरो, आईडी तो ज़रा जैनवन बना लो, एड्रेस भी ले लो मुझसे। ओखला में रहती हूँ, जामिया में, साउथ दिल्ली में। आओ, अगर 101 बाप की जायज़ औलाद हो, आओ उठा के दिखाओ मुझे। तुम्हारे बाप का माल हूँ, माल गनीमत हूँ, कोई भी आएगा लूट लेगा। सुप्रीम खुदा वाली हूँ। तुम दल्ले पिल्लों से नहीं डरती, ज़मीनी खुदाओं से, उस खुदा से डरती हूँ, क्योंकि मैं एक जन्म वाली हूँ। अगर मेरी मौत होगी तो मैं अभी गिर जाऊंगी, अभी मर जाऊंगी, लेकिन नहीं होगी। पूरा हेडक्वार्टर ले आओ नागपुर से और उसको मोहन भागमत को भी उठा लाओ, हाथ लगा के दिखाओ मुझे। अगर 101 बाप की जायज़ औलाद हो तो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सब नाजायज़ औलाद होते हो। कहाँ है वो टेढ़े मुँह वाली? कहाँ मर गई वो तुम्हारी माँ जान की बहन नागनी? कहाँ है? बिल से नहीं निकल रही भाई, कहाँ मरी पड़ी है? अब बताए ना कि चाइना क्या कर रहा है तेरे साथ, जा चाइना पे जाके लड़ना। कहाँ की आतंकवादी थी तू? एकदम से पैदा हुई 55 साल की कोख से निकली थी तू। तुझे पहले से नजर नहीं आया भारत में क्या क्या हो रहा था? कश्मीरी पंडित इन्हें याद आते हैं, इन्हें तो पता है ना, जाहिलों को, इन्हें तो पता है कि किसी को कुछ नहीं पता। कश्मीरी पंडित मेरी पोस्ट के नीचे आके कहते हैं मुल्ली हलाला बोल ना कश्मीरी पंडितों पर तुमने क्या जुल्म करा। अबे हराम खोरो, कश्मीरी पंडितों को तुमने मारा था, हमने नहीं मारा था। 1990 में वीपी सिंह की हुकूमत थी जो बीजेपी की सपोर्ट से आई थी। तुम सपोलों ने सारी स्ट्रेटेजी तैयार करी थी। उस वक्त कश्मीर में किसी की हुकूमत नहीं थी, वहां पर गवर्नर था, वो भी तुम्हारा था। तुमने प्री प्लान, आरएसएस ने प्लान करा था, खुद मारा पीटा करके सारा ठीकरा मुसलमानों के सर फोड़ दिया। अरे मुसलमान तो एक मच्छर नहीं मार सकता, तुम्हें मारेगा। अभी दिल्ली के दंगे हुए, जहां मैं ओखला में रहती हूँ, 96% यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, 96%, और 4% यहाँ पर नॉन मुस्लिम पाए जाते हैं, और अच्छी हैसियत के भी हैं। ज़्यादातर घरों में नॉन मुस्लिम औरतें भी काम करती हैं, जो बेंगोलन हैं, इधर नेपाल वगैरह की हैं, और 4 मंदिर हैं ओखला में। हम तुम्हारी तरह हरामी नहीं है। हमने ओखला में किसी हिंदू पे हाथ तक नहीं लगाया। हमने उनको अपनी ज़बान से ये साबित नहीं होने दिया कि हमारे दिल में तुम्हें लेकर नफरत है। जाफराबाद में 4-5 मंदिर हैं, उनको हाथ नहीं लगाया। नॉन मुस्लिम रहते हैं, उनको टच नहीं करा। और तुमने क्या करा? तुमने क्या करा? पूरे दिल्ली में आग लगा दी, हज़ारों मुसलमान मार दिए, 5000 घर जला दिए, 5-6 मस्जिदें शहीद कर दी, इमामों के कत्ल कर दिए, और फिर कहते हो कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान होता है ये। भाई ये बड़े ड्रामेबाज हैं ये हरामखोर। अगर आपको याद हो 1990 तक ये सरदारों पे पीछे पड़े थे, 84 से लेके आगे तक जो सरदारों के पीछे पड़े थे उनको आतंकवादी कहते थे।
1984 में जब इंदिरा जी का मर्डर हुआ था तो किस तरह इन्होंने सरदारों पे जुल्म करा था, है ना। कांग्रेस को कह रहे हो, क्यों कांग्रेस के सारे वर्कर थे क्या, तुम नहीं थे क्या? वो सड़कों पर जो उतरे थे वो तुम ही तो थे, दल्लो पिल्लो, तुम ही तो थे सारे नॉन मुस्लिम जिन्होंने सरदारों को, लाखों को मारा था। और जमुना पार में भी हजारों सरदारों को मारा काटा गया था और इतनी बुरी तरह मारा था कि उनको मार के जिंदगी हाथ पैर तोड़ के 2-2 3-3 ढक्कन पेट्रोल डाल के उन पे आग लगा दी गई थी। मेरे पापा मुझे बताते थे कि इतना जुल्म सरदारों पर हुआ था। उसके बाद तुम्हें मुसलमान इजी टारगेट मिल गए। जब तुमने देखा सरदारों को बर्बाद कर दिया तो अब मुसलमान तुम्हें इजी टारगेट मिल गए। दलित तुम्हारा तो इजी टारगेट है ही, उनको तो तुम वैसे ही मार देते हो। मॉब लिंचिंग में गरीब वैसे ही होते हैं दलित, सड़कों पे चला के मार दोगे, उनकी बहनें उठाकर मार दोगे, उनकी ज़मीनें छीन के मार दोगे। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूँगी, ये आपका भारत है, ये हमारा भारत है, इन हरामखोरों का नहीं है, भगवा आतंकवादियों का नहीं है। और कश्मीर भी हमारा है, माले गनीमत नहीं है कि कश्मीरी की लड़कियों को उठा लाएंगे, उनसे शादी करेंगे। वहाँ प्लाट खरीद रहे थे, ये भगवा आतंकवादी प्लाट खरीद रहे थे, वहाँ उनकी बेटियों को उठाकर ला रहे थे, क्योंकि इनको तो बेटियाँ उठाने का शौक़ है बड़ा। किसी की भी बेटियाँ उठा के चल देते। रेपिस्ट पार्टी है तो आतंकवादी पार्टी है ये। तो मैं आपसे कहूँगी प्लीज़ यूनाइटेड हो जाइए, जागे दलितों, जागो जागो, मुसलमान जागो, जागो पूरा समाज जागो। मैं आपसे रोज़ कहती हूँ कि मैं आपको अवेयर करने आती हूँ, मैं आपकी आवाज़ हूँ। तो बस मैं यही कहूँगी, खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। शुक्रिया।